अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, स्टनिंग टेल्स में खुश आमदीद। 24 जून 1938 सहारनपुर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार मेजर अब्दुल मजीद के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया सुल्तान मोहम्मद। वही सहारनपुर जहाँ मदरसा दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ी, वही मदरसा जो दुनिया भर में मशहूर हुआ। वजह सहारनपुर था या घर के माहौल का असर कि सुल्तान ने बचपन ही में कुरान मजीद तफसीर के साथ पढ़ लिया। अभी वो 10 साल का भी ना हुआ होगा कि तकसीम की घड़ी आ गई। वालिद सुल्तान और पूरे खानदान को लेकर नए मुल्क पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची आ गए और फिर वहां से रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। लेकिन इस मजहबी माहौल और डिसिप्लिन रखने वाले फौजी घराने में पैदा होने वाला ये उर्दू स्पीकिंग बच्चा बाद में पंजाबी सिनेमा का कामयाब तरीन अदाकार बना। इतना कामयाब कि इसे पाकिस्तान का क्लिंट ईस्टवुड कहा गया। हम आपको इसी हीरो की कहानी सुना रहे हैं जिसके किरदार के कई रुख और कई पर्दे हैं। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और अगर आप ये काम कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, एक अहम बात, कमेंट जरूर करें अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी, कोई तजवीज, ख्वाहिश या फिर कोई आइडिया, जो भी बात हो हमें कमेंट करके बताएं। हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी का कंटेंट बनाने की बजाय आपकी मर्जी का कंटेंट बनाएं। वो टॉपिक्स दिखाएं जो आप देखना चाहते हैं, उन मौदूआत पर बात करें जिनमें आपको दिलचस्पी है। तो आइए शुरू करते हैं पाकिस्तान के क्लिंट ईस्टवुड की कहानी, सुल्तान राही की कहानी। मजबूत जिस्म और गर्जदार आवाज का मालिक सुल्तान पिंडी में पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम कर रहा था, लेकिन जहन पर एक ही शौक सवार था, अदाकारी का। वो दोस्तों यारों की महफिलों में उस वक्त के मशहूर हीरोज की नकलें उतारता और उनके डायलॉग्स दोहराता रहता था। उस वक्त की हर बड़ी उर्दू या पंजाबी फिल्म के पहले शो का टिकट उसकी जेब में होता था। वालिद को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कमबू और नर्मदाज आदमी थे, इसलिए चुप रहते थे। जब सुल्तान को ये महसूस होने लगा कि पिंडी में बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है ही नहीं, तो उसने करीब तरीन वाक़े फनी कबीले लाहौर जाने का फैसला कर लिया। वालिद खुश नहीं थे, लेकिन बेटा जवान और जोरावर था और बज़ाहिर काबिल भी, इसलिए ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर पाए। यूं सुल्तान की पहली मंजिल बनी जिंदा दिलों के शहर लाहौर का थिएटर। सहारनपुर के घराने का चश्मो चिराग हो और उर्दू पर अबूर ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। लाहौर में एक थिएटर प्ले शबनम रोती रही में नौजवान सुल्तान की गरजदार आवाज और अंदाजे बयान ने सबके दिल जीत लिए। मशहूर ब्रॉडकास्टर आरिफ वकार कहते हैं कि शबनम रोती रही देखने के बाद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ और शीन काफ के साथ नस्तलीक उर्दू बोलने वाला ये नौजवान एक रोज खून आलूद गंडासों और गोलियां उगलती कलाशनकोफों वाली खूनख्वार पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार बनेगा। बहरहाल ये थिएटर प्ले देखने के बाद कुछ फिल्म प्रोड्यूसर ने सुल्तान राही को अपनी फिल्मों के लिए कास्ट किया, लेकिन बतौर एक्स्ट्रा। उनमें से एक इकबाल काश्मीरी भी थे। 1971 में उनकी फिल्म बाबल रिलीज हुई, जिसमें सुल्तान राही ने एक आउट ऑफ कंट्रोल बदमाश का किरदार अदा किया। ऐसा किरदार जो उन पर खूब जचा, बल्कि किसी हद तक उन्हें हीरो से ज्यादा नोटिस किया गया। उसकी वजह शायद थिएटर का तजर्बा था, जहां फिल्म दी डायलॉग बोलने की हौसला अफजाई की जाती है। यूं अपनी वोकैबुलरी और क्विक रिस्पॉन्सेस से सुल्तान राही ने डायरेक्टर के साथ साथ फिल्म राइटर्स को भी हैरान करना शुरू कर दिया। उस दौर में एक्स्ट्रा का बस इतना ही किरदार होता था कि वो अपने वक्त के टॉप अदाकारों संतोष कुमार, दर्पण, लाला फजीर, मदर शाह सावन और अलियास कश्मीरी से बतौर गुंडा बदमाश मार खाएं और हीरोइन को मजबूरन हीरो के हवाले करके भागने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन अपनी जानदार अदाकारी और फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए सुल्तान राही ने खुद भागने की बजाय एक एक करके हीरोज ही की छुट्टी करवाना शुरू कर दी। पहली छुट्टी हुई अदाकार सावन की, जिसमें किसी हद तक उनका अपना भी कसूर था। दरअसल हुआ ये कि 1972 में डायरेक्टर असलम डार ने पंजाबी फिल्म बशीरा बनाने की ठानी। इसके लिए उन्होंने सावन से राब्ता किया तो उन्होंने इतने पैसे मांगे कि असलम डार साहब के कानों से धुआं निकल उठा। और मांगते भी क्यों नहीं, सावन उस साल की सबसे कामयाब मूवी खान चाचा के लीड कैरेक्टर थे, लेकिन असलम डार उन्हें उतना मुआवजा देने की पोजीशन में नहीं थे। लिहाजा सेकंड चॉइस के तौर पर उन्होंने बशीरा फिल्म में बाबल के बदमाश सुल्तान मोहम्मद राही को कास्ट कर लिया। सुल्तान ने इस फिल्म को अपने लिए
तुर्क का पता जाना और इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि बशीरा उस जमाने में पंजाबी जबान की कामयाब तरीन फिल्म साबित हुई। बशीरा की मकबूलियत ने अब बड़े डायरेक्टर के भी कान खड़े कर दिए कि कोई नवा आया है जिसने इंडस्ट्री में थरथल्ली मचा रखी है। अब जमाना आ रहा है वैशी जट और मौला जट जैसी ट्रेंड सेक्टर मूवीज का, और यहाँ सुल्तान राही को एक नई शनाख्त मिलती है, या यूं कह लें कि वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई शनाख्त देते हैं। ऐसी फिल्मों पर बात करने से पहले ये जानना चाहिए कि आखिर ये मौला जट का आइडिया आया कहां से। ये थे उर्दू के बाकमाल अफसाना निगार, शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी, जिन्होंने 70 की दहाई के आसपास गंडासा नामी अफसाना लिखा। इस अफसाने पर पीटीवी ने एक ड्रामा बनाया जिसमें अदाकार मुनव्वर सईद हीरो थे। ड्रामे की पसंदीदगी को देखते हुए हदायतकार हसन अस्की ने फिल्म वहशी जट बनाई। बाबल और बशीरा की कामयाबी के बाद सुल्तान राही ही उनकी आइडियल चॉइस थे, जिन्हें वहशी जट में मौला नामी शख्स का रोल दिया गया और यूं मौला जट की बुनियाद पड़ी। वहशी जट बेहद कामयाब रही। फिल्म साज सरवर भट्टी और हदायतकार यूनुस मलिक ने 1979 में वहशी जट का सीक्वल कैरेक्टर नेम यानी मौला जट के नाम से बनाया, और फिर मौला जट ने पंजाबी सिनेमा के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अब सुल्तान राही बाकी हीरो के मुकाबले में एक देव की तरह खड़े थे, जिनके आगे पीछे सब बोने लगने लगे थे। लेकिन एक तरफ जहां सुल्तान राही का गंडासा, कलाशनकोफ और जुल्म सजा का कल्चर आम हो रहा था, वहीं ये तासर भी उभर रहा था कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तहजीब से दूर होती जा रही है। वहशी जट और मौला जट से पहले जो फिल्में बना करती उनके नाम गैरत कानून टाइप के हुआ करते, जिनमें अच्छी धुनों पर मबनी गाने, क्राफ्टेड डायलॉग, सोशल नॉर्म्स और रोमांटिक सीन्स का भी खास ख्याल रखा जाता था। लेकिन फिर मौला जट के बाद सिनेरियो बदलने लगा। ये पब्लिक डिमांड थी या फिल्म साजों की जाती पसंद, पता नहीं, लेकिन मारधाड़, असले की नुमाइश और आगो खून का स्याह बादल तेजी से पंजाबी फिल्मी सनत पर छाने लगा। कहने वाले कहते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदार खुद सुल्तान राही भी था। जिस साल मौला जट रिलीज हुई यानी 1979 में, ये वही साल था जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देकर उनका सियासी कत्ल किया गया। मौला जट रिलीज होती है 11 फरवरी को और भुट्टो फांसी चढ़ाए जाते हैं 4 अप्रैल को। इस बीच 52 दिनों में फिल्में पसंद करने वाले ज्यादातर पाकिस्तानियों ने अपने तौर पर तकरीबन ये तय कर लिया था कि जियाउल हक नूरी नत है और भुट्टो मौला जट, यानी जिया विलन और भुट्टो नेक हीरो। जिया मफादात के लिए जुल्म का रास्ता अख्तियार करने वाला और भुट्टो हक की खातिर सूली पर चढ़ जाने वाला। इस पॉलिटिकल कोइंसिडेंस की वजह से भी फिल्म को बड़ी शोहरत मिली, लेकिन जाहिर है जिया को ये शोहरत ना हजम होनी थी और ना हुई। उन्होंने सेंसर बोर्ड पर फिल्म रोकने के लिए दबाव डाला, मगर सरवर भट्टी हवा का रुख भांप चुके थे। वो समझदार आदमी थे, अदालत से बर वक्त स्टे ले आए और यूं फिल्म की नुमाइश जारी रही। बल्कि जारी कहना छोटा लफ्ज है। कहा जाता है कि सिनेमाओं के बाहर खिड़की तोड़ रश 2-2.5 साल तक रहा। पब्लिक ने मौला जट एक बार नहीं बार बार देखी और इनमें बहुत से भुट्टो को याद करके रोते भी रहे। एक मशहूर कंपेयर और फनकार होते थे दिलदार परवेज भट्टी। उस जमाने में अपने पंजाबी शो टाकरा में उन्होंने कह दिया, मुल्क में मार्शल लॉ और मौला जट इकट्ठे चल रहे हैं। इस जुमले पर पब्लिक से तो इन्हें बहुत दाद मिली, लेकिन अगले दिन ही दिलदार परवेज भट्टी को पीटीवी से चलता कर दिया गया। और 80 की दहाई में दिल्ली से एक रिसाला निकलता था शमा, जिसमें यूनुस दहलवी का कालिम शाया हुआ। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में अगर रिकॉर्ड तोड़ फिल्में शोले बनी तो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं कुर्सी तोड़ फिल्म मौला जट बनाई। कुर्सी तोड़ इसलिए कि मौला जट लाहौर में मुसलसल 216 हफ्ते तक चलती रही। उसके बावजूद के दरमियान में जिया हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी। जी हाँ, जब 104 हफ्ते हो गए तो तमाम सिनेमा घरों में पुलिस भेजकर मौला जट पर पाबंदी लगवा दी गई। फिल्म साज सरवर भट्टी एक बार फिर हाई कोर्ट जा पहुंचे और हाई कोर्ट ने सिर्फ 27 दिन में फैसला दे दिया और हुकूमती आर्डर को गैर कानूनी करार दिया गया। लेकिन ऐसा एक नहीं 3 बार हुआ, यानी मार्शल लॉ के दावते MLO 81 के तहत मजीद 2 बार पाबंदी लगी। और एक बार तो खुद फिल्म साज सरवर भट्टी जिया साहब से मिले और इन्हें यकीन दिलाया कि फिल्म देखने वालों की सोच सिर्फ जालिमों के खिलाफ है, खुदा न खास्ता इससे आपके मार्शल लॉ को कोई खतरा नहीं। खैर, सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी आगे चलकर मौला
जट जैसी कई पंजाबी फिल्मों में आए। पब्लिक ने नेकी और बदी के किरदारों पर मुश्तमिल इस जोड़ी को हर बार पहले से ज्यादा पसंद किया। ये पसंदीदगी इतनी ज्यादा थी कि ज़ियाउल हक अगले 9 साल तक मुल्क पर काबिज रहे, लेकिन सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी को काम करने से नहीं रोक पाए। यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि सुल्तान राही को पसंद करने वाली अवाम थी कौन और उसे इस खूनख्वार जट में भला क्या नजर आता था। सिनेमा क्रिटिक्स का ख्याल है कि ये वो तबका था जो ज़िया दौर में रियासती, तबकाती और माशरती लेवल पर अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का बदला सुल्तान राही की धाड़ और गंडासे के जरिए लेता महसूस कर रहा था। सुल्तान राही दरअसल डाउन टू अर्थ लोगों का हीरो था और सुल्तान राही जब फिल्म में पुलिस वालों को या मुआशरे पर जुल्म करने वाले लोगों को बुरा भला कहता था, लोगों का कैथारसिस होता था, तो वो उसको अपना आइडियल तस्वर करते। राही जब जालिमों की खून की नदियां बहाता तो तालियां और सीटियां बजती, नारे गूंजते, लोग लहू से भरे कपड़े देखकर डिस्टर्ब होने की बजाय 3-3 घंटे इस नॉन स्टॉप वायलेंस को एंजॉय करते। ज़ियाउल हक ने उस दौर में तवाइफ, शराब, जुआ, बोसो कनार सब सेंसर करवा दिया, लेकिन वायलेंस को खुला छोड़ दिया। हीरो दुश्मन की उंगली तोड़े या क्लाशनकोफ का पूरा ब्रस्ट उसके सीने में उतार दे, ज़िया साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं था और इसी नो प्रॉब्लम एटीट्यूड का विरसा छोड़कर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ज़िया तो चले गए मगर वायलेंस रह गया, गंडासा रह गया। आज के जमाने में कोई यकीन कर सकता है कि सिर्फ 1989 में सुल्तान राही ने 36 फिल्मों में काम किया, यानी हर महीने उनकी 3 फिल्में सिनेमाओं में लगती। एक साल में ज्यादा से ज्यादा फिल्मों का ये एक मुनफरद रिकॉर्ड है और शायद आलमी रिकॉर्ड भी हो। 80 के अवाइल में तो उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि 12 अगस्त 1982 को उनकी 5 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई और तमाम की तमाम सुपरहिट साबित हुई। सुल्तान राही ने अपने कैरियर में टोटल 804 फिल्मों में काम किया जो 356 सिनेमाओं में लगी। इनमें 538 फिल्में पंजाबी, 157 उर्दू, 5 पश्तो और एक सिंधी फिल्म भी शामिल थी। पाकिस्तान का हर दूसरा प्रोड्यूसर इन्हें हीरो कास्ट करने के चक्कर में रहता, इसलिए 430 फिल्में ऐसी हैं जिनके टाइटल रोल ही सुल्तान राही ने अदा किए। इन नंबर को लेकर एक गलतफहमी बड़े अरसे तक रही कि सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। सुल्तान राही की 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 फिल्में प्लैटिनम जुबली और 156 फिल्में सिल्वर जुबली रहीं। अवार्ड की बात करें तो सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 150 से ज्यादा एजाजात अपने नाम किए, जिनमें फिल्म बाबल, बशीरा और मौला जट के लिए पाकिस्तानी फिल्मी सनत के मोतबतरीन निगार अवार्ड भी शामिल है। मौला जट के स्टाइल में दर्जनों कामयाब पंजाबी फिल्में बनी, जिनमें हदायतकारों ने सुल्तान राही को एक वहशी दरिंदा बनाकर पेश किया। उस वक्त की तकरीबन हर फिल्म में ये डायलॉग जरूर होता, मैं तेनू छड्डागा नहीं, और फिर सुल्तान राही तने तनहा कुश्तों के पुश्ते लगा देता। बदमाशों के गोल उसके गंडासे से कट जाते या क्लाशनकोफ से भून दिए जाते। ये सुपर एक्शन बल्कि सुपर डुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्शन फिल्में लोगों को खूब पसंद आ रही थी, पैसा भी आ रहा था तो किसी को क्या एतराज होता। लेकिन इस बीच सुल्तान राही का अपना बड़ा नुकसान हो गया। बतौर अदाकार उनमें जो टैलेंट था, जो गुण थे, वो गंडासा कल्चर वाले गैर फितरी किरदारों में कहीं खो कर रह गए। वो लड़का जिसने अपने शानदार उर्दू एक्सेंट, ठेठ सहारनपुरी स्टाइल और रोबदार आवाज से थिएटर पर लोगों को हैरान कर दिया था, वो गजबनाक देसी स्टाइल की चिंगाड़ के साथ खून आलूद गंडासा पकड़े अपने दुश्मनों को ललकारता नजर आ रहा था। मरूफ अदाकार सुहेल अहमद बताते हैं कि सुल्तान राही ने सूट पहनकर मोहम्मद अली और वहीद मुरार की तरह फिल्मों में नजर आने की बार बार ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन वो जहां जाते प्रोड्यूसर इन्हें डबल मुआवजे की ऑफर के साथ गंडासा या क्लाशनकोफ पकड़ा देते। सुल्तान राही अपने इस दर्द का इजहार करीबी दोस्तों से भी किया करते। वो अपनी शनाख्त और अपने ऊपर पड़ने वाली छाप के हवाले से अक्सर फिक्रमंद रहते। कुछ सिनेमा क्रिटिक्स ने यहाँ तक लिखा कि लालची प्रोड्यूसर ने सुल्तान राही को अपनी ख्वाहिशात का गला घोटने पर मजबूर किया। इनको बार बार ये एहसास दिलाया जाता रहा कि वो पंजाबी फिल्मों के अलावा कुछ भी करने के काबिल नहीं। यूं कमर्शियल तकादे एक अच्छे खासे टैलेंटेड अदाकार की राह में हायल हो गए। अपनी शख्सियत में आने वाले बिगाड़ का एहसास खुद सुल्तान राही को भी था, बल्कि ये एहसास बहुत शिद्दत से था और वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए उन्होंने अचानक 180 डिग्री का यू टर्न लिया, जेब से इन्वेस्टमेंट की और बतौर हदायतकार उर्दू जुबान में फिल्म तकदीर कहाँ ले आई बनाना शुरू की। सुल्तान राही चाहते थे कि उन पर लगी पंजाबी फिल्मों के वहशी जट की छाप हट जाए और वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में कंट्रीब्यूट कर सके, लेकिन जरूरी नहीं है जो आप चाहें वैसा हो भी। पब्लिक को ना ये फिल्म पसंद आई और ना ही सुल्तान राही का ये रूप। इस फ्लॉप फिल्म और टूटे दिल के बाद सुल्तान राही फिर कभी डायरेक्शन की तरफ वापस नहीं आए। एक बार आसिफ अली जरदारी ने सुल्तान राही से पूछा कि आप मसरूफ आदमी हैं, पैसे वाले भी हैं, अपने लिए कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख
लेते। इस पर सुल्तान राही ने मौला जट का बेमिसाल डायलॉग मारा, जरदारी साहब मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। लेकिन फिर मौला का हुक्म आ ही गया। ये 9 जनवरी 1996 का दिन था। सुल्तान राही इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे। गाड़ी पुराने और काबिल एतमाद ड्राइवर हाजी एहसन चला रहे थे। कार जैसे ही गुजरावाला बाईपास पर पहुंची, कोई चीज टायर से टकराई और टायर फट गया। ड्राइवर ने स्पेयर व्हील निकाला ही था कि दो नकाबपोश डाकुओं ने दोनों को आ लिया और असला दिखाकर पैसों का मुतालबा किया। कहा जाता है कि सुल्तान राही ने इनकार किया और जोर जबरदस्ती में डाकुओं से गुत्थम गुत्ता हो गए। गोली चलाई गई या छीना झपटी में चल गई, अल्लाह ही जाने, लेकिन ये सुल्तान राही के सर में लगी और वो मौका पर ही दम तोड़ गए। खबर बहुत बड़ी थी, जंगल की आग की तरह फैल गई। गिरफ्तार दीवानावार हड़ताल और इनके घर पहुंचना शुरू हो गए। 14 जनवरी 1996 को उन्हें लाहौर में शाह शम्स कादरी के मजार के हाथे में सपुर्दे खाक कर दिया गया। कब्र पर खड़े होकर उस रोज अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने कहा, आज मौला जट मर गया और नूरी नद को तन्हा छोड़ गया। फौजी हुकाम से राब्ता करके एबटाबाद से सुरागर सा कुत्ते भी मंगवाए गए। दर्जनों लोगों के बयान कलमबंद किए गए, गवाहों को सुना गया। यहाँ तक कि सुल्तान राही की चंद हफ्तों में सरकारी शख्सियात से होने वाली मुलाकातों का रिकॉर्ड भी छाना गया, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि सुल्तान राही का असल कातिल कौन था। वैसे एक मुबैना मुल्ज़म पुलिस मुकाबले में मारा गया और दूसरा कमजोर तफ्तीश की वजह से बरी हो गया। यूं पुलिस अपने तौर पर केस निपटाकर चैन से बैठ गई। सुल्तान राही के कत्ल से 54 फिल्में अधूरी रह गईं, लेकिन बाद ऐसी थी जो मुकम्मल हो चुकी थी और रिलीज भी हुई। कत्ल के बाद सुल्तान राही की पहली फिल्म इक्को 10 नंबरिया आई। कहा जाता है कि सुल्तान राही को स्क्रीन पर देखकर लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे और फिर कई मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। उनकी बेवक्त मौत से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसी डूबी कि फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाई। बल्कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने कभी वैसा रूज दोबारा नहीं देखा। सुल्तान राही तो चला गया, लेकिन मौला जट आज तक राज कर रहा है। दिसंबर 2013 में नए दौर के डायरेक्टर बिलाल लशारी ने ऐलान किया कि वो मौला जट का सीक्वल बना रहे हैं। फिल्म बन गई, लेकिन एक के बाद दूसरी वजह से 9 साल तक सिनेमाओं में ना आ सकी। बिल आखिर इंतजार खत्म हुआ और 2022 में जब द लेजेंड ऑफ मौला जट की एंट्री हुई तो सब हैरान रह गए। फिल्म में फवाद खान ने मौला और हमजा अली बासी ने नूरी का किरदार निभाया। कहते हैं फवाद खान को सुल्तान राही जैसा बनने के लिए 20 किलो वजन बढ़ाना पड़ा। पंजाबी जुबान और लहजा सीखने और गंडासा चलाने के लिए ट्यूशन तक भी लेना पड़ी। फवाद और हमजा की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ये फिल्म सुल्तान राही की याद में देखने गए, वो डायलॉग सुनने गए जिनसे कभी शबस्तान सिनेमा गूंजा करता था। मौले की धाड़ पर तालियां और सीटियां गूंजती, नारे लगते और हाँ, जिया और भुट्टो के मुवाजने भी होते। अब ना तो वैसे सिनेमा रहे, ना वो जोशो खरोश, ना जिया ना भुट्टो, लेकिन मौला अब भी जिंदा है, क्योंकि मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा।